जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का मॉडल सेट देख रहे हैं। ये मॉडल सेट नंबर 4 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला नवा प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नवा प्रश्न का सही आंसर क्या है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वृत्रथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आगम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। बताइए यहाँ पर नगारा, बीड़ा, तबला और सारंगी। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नगारा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चौथ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। लखनऊ का, बनारसी का, हैदराबाद का और बंगाल का। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बंगाल के, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा जिनकी बैठक बिजवाड़ा 1944 में हुई, इसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सहजानंद सरस्वती, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। वर्ष 1830 में, वर्ष 1835 में, वर्ष 1838 में और वर्ष 1901 में। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो वर्ष 1835 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने जो कि अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, इसमें से कौन नहीं थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, भगवती चरण बोहरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। सेकेंड नंबर है कि सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया था। और 3 नंबर पॉइंट है कि वर्ष 1911 ईस्वी के क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था इंग्लैंड में, तुर्की में, इटली में, फ्रांस में। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इटली में हुआ था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। बुध, शुक्र, मंगल और प्लूटो। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो किस ग्रह का पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना। एक तरफ जनजाति है तो दूसरे तरफ राज्य है, जल्दी से इसको मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गद्दिश कहाँ का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। टोडा कहाँ पर का है? तो ये तमिलनाडु का है। खासी है जो कि मेघालय के है, और नागा है जो कि मणिपुर का है। तो यहाँ पर एक किसके साथ गया है? तो 2 के साथ। देखते हैं 1 का 2 के साथ किसके साथ है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? कोयला, तांबा, लौह अयस्क और सोना। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लौह अयस्क के लिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? बताइए यहाँ पर सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी आपको सहायक नदी बताना है। सबसे पश्चिम में कौन है और सबसे पूर्व में कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रामगंगा है जो कि सबसे पश्चिम में है, और महानंदा है जो कि सबसे पूर्व में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, एक तरफ है अभयारण्य और दूसरी तरफ राज्य, इसका मिलान करना है। जल्दी से इसको मिलान कीजिए। तो चलिए, बांदीपुर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए बुक्सा कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद मेलघाट कहाँ पर है? तो मेलघाट है जो कि महाराष्ट्र में है। और पखुई कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो एक किसके साथ गया है? 2 के साथ। देखते हैं 1 का 2 के साथ किसके साथ है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में झूम खेती, जो झूम कृषि होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है झारखंड में? जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कुरुआ। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ है नहर परियोजना, दूसरी तरफ अवस्थित राज्य, यानी किस राज्य में है? जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में सही है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में सही है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में सही है, यहाँ पर जवाई परियोजना तमिलनाडु जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 10वां बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? सी के साथ जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, यानी विदेशों को प्राप्त नहीं है, विदेशी यात्री को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकेंड पॉइंट है कानून के समक्ष समानता। 3 नंबर है अल्पसंख्यकों के अधिकार, और 4 नंबर है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये दोनों जो है ये केवल भारत के नागरिक को ही अधिकार प्राप्त है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही? जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मीरा कुमार। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 57 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए समक्ष है यदि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है कि देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभाओं का अनुमोदन करे, राष्ट्रपति इस आशय पर संदेश संसद को भेजे। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का सही है पॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1993 में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल देश की कुल जनसंख्या से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको विमुद्रीकरण कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन है जो कि श्वेत क्रांति है, मत्स्य पालन है जो कि नीली क्रांति है, और उर्वरक है जो कि भूरी क्रांति है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर एक किसके साथ गया है, 1 के साथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही है। यहाँ पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था होमरूड डोमर मॉडल पर था, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना श्री महालनोबिस मॉडल पर था, लेकिन यहाँ पर जो तीसरे है तृतीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना जो कि गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर पॉइंट सही है। देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सी है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी रेखी समिति बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। 1936 में, 1948 में, 1951 में, 1956 में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1948 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब डैश पर आधारित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर जो प्रश्न है आवेग का विमीय सूत्र आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। तो MLT इन्वर्स। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है। बताइए यहाँ पर किसका घर्षण बल अधिकतम होता है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सीमांत घर्षण बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन आधारित है न्यूटन के शीतलन नियम पर, स्टीफन के विकिरण नियम पर, किरचॉफ के नियम पर और बीन के विस्थापन के नियम पर। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ओम मीटर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है। लोहा, गंधक, निकेल और कोबाल्ट। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है? तो गंधक है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन के, प्रकीर्णन के, व्यतिकरण के, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है आपके सामने, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो देखिए, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि के बारे में जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर के वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसमें देखिए, कोई भी अखबार पढ़ेगा तो निकट ही रख कर पढ़ेगा, तो ये निकट दृष्टि दोष नहीं हो सकता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए इसको दूर दृष्टि के अंतर्गत रखा जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा दूरदर्शिता क्या होता है? तो ज़्यादा दूरदर्शिता होता है कि कभी कभी इसको नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो कभी कभी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो ज़्यादा दूरदर्शिता इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न आपके सामने, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा और पटना। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मुंगेर में बनाया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध प्रकार है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हाइड्रोजन बंधित, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फॉर्मिक अम्ल का, बिल्कुल ही सही जवाब है। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कि यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विलयन और उसके पीएच मान से सम्मिलित करना है। तो देखिए, सांद्र HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 0 होता है। नींबू का रस का पीएच मान 2.5 होता है। तनु NaOH का होता है 13 होता है और शुद्ध जल का 7 होता है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन मिलान हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न आपके सामने कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के में कौन सा कथन असत्य है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो झूठा सोना के नाम से यहाँ पर फेरस सल्फाइड के बारे में जानता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार नेपाल, बिहार नेपाल, उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बिहार और नेपाल का। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो RDX का दूसरा नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लॉरो और ऊरो हार्मोन कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एड्रीनेलिन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न आपके सामने कि सभी दालें संबंधित होती है कुल। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लिग्यूमिनोसी से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? गुर्दा होता है,
फेफड़ा होता है, वृषण होता है और अंडाशय होता है। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक ही अंडाशय होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। राइबोसोम निर्मित होते हैं। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राइबोसोम किससे निर्मित होता है? तो ये आरएनए और प्रोटीन से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कॉन्ड्रीन। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि आलू में ब्लैक हॉट का कारक कौन है? बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बोरान की कमी बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं प्रोलेक्टिन बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 57वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? ए अल्फा कोशिकाएं, बीटा। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बीटा कोशिकाएं से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 58वां प्रश्न है कि ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कार्ल लैंस स्टीनर बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 59वां प्रश्न है कि निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? केंचुआ, सूत्री कृमि, फाइलेरियाई कृमि और गोल कृमि। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं फाइलेरियाई कृमि बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 60वां प्रश्न है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो जादव पायेंग को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 61वां प्रश्न है कि मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक डैश कहलाते हैं? बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एंथ्रोयोजेनिक बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंस स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बता रहे हैं रेचल करासन बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है। एक तरफ देश है दूसरी तरफ राजधानी है, इसमें से कौन सा गलत है आपको चुनना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद बिल्कुल सही है। यहाँ पर कजाकिस्तान के नूर सुल्तान सही है। तुर्कमेनिस्तान का इश्काबाद ये भी सही है और ताजिकिस्तान का दुशांबे जो कि यहाँ पर गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है आपके सामने। इनमें से कौन सा असत्य है इसको चुनना है। एक तरफ है दिवस और दूसरी तरफ उसका डेट है। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ उसके लेखक है। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कागज के कैनवास महादेवी वर्मा जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष किया गया? चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ललित कला एकेडमी का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1954 में बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न राज्य या केंद्र शासित राज्यों में से जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जारवा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो अंडमान और निकोबार में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है, केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल का, असम का, मणिपुर का और जम्मू कश्मीर का। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कहाँ का है? तो ये असम का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर CD रोम का पूर्ण रूप क्या होगा? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो CD रोम का, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? अंग, बज्जी, वत्स और मगध। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वत्स है, जो कि उत्तर प्रदेश में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें A, B, C तीनों सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 72वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मोहिनी अट्टम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ के शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। कथक है जो कि उत्तरी भारत का है। और एक होता है कुचिपुड़ी जो कि कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है आपके सामने कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? चारों ऑप्शन देखिए, तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए है, बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और डी है आम आदमी पार्टी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? झारखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा और नागालैंड। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, झारखंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए यहाँ से हम मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे। 76वां प्रश्न है कि 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रम से 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी को दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो इस भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए पहला पाइप है जो कि 20 मिनट में भरता है, दूसरा है जो कि 30 मिनट में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, दोनों का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 5, और 5 से 60 में भाग देंगे तो कितना? 12 × 7। इसका आंसर हो जाएगा 12 मिनट। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है आपके सामने, एक घनाभ की लंबाई कितना है? तो 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है कितना? 7.5 सेंटीमीटर। तो इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए घनाभ का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 2 × LB + BH + HL। यहाँ पे L के जगह पर 24 रखेंगे, B के जगह पर 14 रखेंगे, फिर यहाँ पर B के जगह पर 14 रखेंगे, H के जगह पर 7.5 रखेंगे, उसके बाद फिर H के जगह पर 7.5 रखेंगे और L के जगह पर 24 रखेंगे। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1242 बता रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है आपके सामने, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर उसको 20% का हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा? तो देखिए वस्तु कितना में बेचा गया है पहले? तो 48 रुपये में। 48 रुपये में बेचता है तो उसको कितना का हानि होता है? तो 20% यानी 80 हो जाता है। 100 से घटकर 80 हो जाता है। उसको 20% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचेगा? तो 120 में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 खत्म हो गया और 8 × 48 और 12 × 72। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 72 रुपये बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है आपके सामने कि 60 डिग्री के कोण का संपूर्ण कोण कितना होगा?
तो पहले समपूरक कोण और पूरक कोण के बारे में समझते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? तो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी ए प्लस बी दो कोण है, इसका योग अगर 90 डिग्री हो इसको हम पूरक कोण कहते हैं। और दो कोण अगर ए और बी है, इसका योग 180 डिग्री हो तो इसको समपूरक कहते हैं। तो यहाँ पर 60 का समपूरक बताना है। तो 60 का समपूरक कितना होगा? तो 60 और 120 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है आपके सामने। चार क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? तो 27 दिया गया। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। इसमें प्रश्न आना चाहिए कि चार सम क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। तो अगर सम यहाँ पर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? औसत है कितना? तो 27 है। तो यहाँ पर 27 से बाएँ दो गो संख्या कौन कौन सा होगा? तो एक तो होगा 26 और दूसरा होगा 24। और उधर कौन कौन सा होगा? तो एक तो होगा तो 28 और दूसरा होगा कितना? 30। तभी इसका आंसर यहाँ पर मिल पाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 30 होगी और सबसे छोटी संख्या तो 24 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है आपके सामने। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 768 है। तो वह धन कितना होगा? तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। अंतर बराबर क्या होता है? अंतर बराबर होता है, अंतर कितना है? तो 768 हो जाएगा। अंतर बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर पी ज्ञात करना है। मूलधन गुने दर कितना है? तो 8 और बाटा में 100 और गुने में 8 और बाटा में 100। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। पी का मान जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो पी का मान निकल के आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 81वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,20,000 बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए 82वां प्रश्न है आपके सामने कि एक आयताकार मैदान की परिमिति दिया गया है, वो 448 दिया गया है। उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है? तो 5:3 दिया गया है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर परिमिति कितना दिया गया है? तो 480 और इसका जो भुजा दिया गया है वो कितना? लंबाई है 5 और चौड़ाई है 3 अनुपात। मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई मतलब x मान लेते हैं यहाँ पर, तो एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा कितना? 3x हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। परिमिति बराबर क्या आता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर 2 हो गया और लंबाई के यहाँ पर मान हो जाएगा 5a और चौड़ाई के मान कितना हो जाएगा? 3a। अब बराबर कितना हो जाएगा? तो 480 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 5 और 3 कितना? 8 और 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। तो 16 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 16 यूनिट का मान 480 दिया गया। तो 1 यूनिट का मान 16 या 48 यानी 30। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 30 हो गया। तो देखिए अब इसका मान कितना हो जाएगा? तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 यानी 1 हो जाएगा 150 और दूसरा इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो 3 का 9। अब देखिए यहाँ पर 15 में 9 से गुना करेंगे। 15 में क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर 150 है और चौड़ाई 90 है। तो 15 में 150 में 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 13500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है आपके सामने कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यहाँ पर 12 और लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर 60 दिया गया है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 संख्या दिया गया तो देखिए महत्तम समापवर्तक दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है और एक संख्या देते हैं। तो इसके लिए होता है सूत्र एलसीएम गुने एचसीएफ गुने दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया गया? तो 12 दिया गया है और एलसीएम दिया गया यहाँ पर 600 दिया गया है और एक संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है? तो 24 दिया गया है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है। तो यहाँ पर इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 12 दूना 24 और इसको कट करेंगे तो 300। तो यहाँ पर दूसरी संख्या का मान कितना निकल कर आ गया? तो 300 निकल के आ गया। अब यहाँ पर औसत पूछा गया है। तो औसत पहली संख्या यहाँ पर 24 है और दूसरी संख्या कितना है? तो 300 है। और औसत के लिए क्या करते हैं? तो दोनों को ऐड करके और 2 से भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये 324। 324 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 162 हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है आपके सामने कि लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है?
3:11 है। इनकी आयु का अंतर कितना दिया गया है तो 24 दिया गया। तो 3 वर्ष बाद से इनका आयु का अनुपात कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी तथा उनकी माता के आयु का अनुपात कितना है तो 3:11 है, और लेकिन यहाँ पर आयु में वर्ष में कितना है तो 24 है। तो देखिए अनुपात में कितना है तो एक 11 है और एक 3 है, तो कितना का अंतर है तो 8 यूनिट का अंतर है, लेकिन यहाँ पर वर्ष में कितना है तो 24 है। अब इसको कट करेंगे तो कितना ए के मान कितना निकल के आ जाएगा तो 3। तो देखिए अब इनका हम वर्ष निकाल लेते हैं कि कितने वर्ष के कौन है। तो यहाँ पर देखिए अगर लक्ष्मी का आयु ज्ञात करना है तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो लक्ष्मी का आयु 9 वर्ष हो जाएगा, और उनकी माता का आयु कितना आ जाएगा तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात कितना होगा। तो 3 वर्ष ऐड करेंगे लक्ष्मी में तो कितना हो जाएगा, ये 12 वर्ष का हो जाएगी, और 3 वर्ष ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगी तो 12 वर्ष का हो जाएगी, ये 12 वर्ष का हो जाएगी। और उसकी माता में 3 वर्ष ऐड करेंगे तो 33 3 36 हो जाएगी। अब इसका अनुपात ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12 3 36 3, 1:3 हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न है आपके सामने कि एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लेता है, 4 वर्ष बाद उन्हें 24-42 रुपये देकर ऋण को चुकाता है, तो ऋण की मूल राशि कितनी होगी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए साधारण ब्याज पर लेता है और ये 24-42 है, ये मिश्र धन है, यानी इसमें ब्याज भी ऐड किया गया है, मूलधन प्लस ब्याज है। तो देखिए मूलधन कितना होता है तो मूलधन 100% के बराबर होता है। मूलधन कितने परसेंट के बराबर होता है तो 100% का। ब्याज कितना है तो 12% यहाँ पर ब्याज है, दर है, और यहाँ पर कितना तो 4 वर्ष के लिए तो 12 का 48, टोटल ब्याज कितना दिया होगा तो 48% है। मूलधन कितना है तो 100%, तो 148% का मान कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 24 से 42 हो जाएगा, 24-42। यहाँ से हम 1% का मान ज्ञात कर लेंगे, और 1% का मान यहाँ पर जो आएगा उसमें हम 100 से गुना कर लेंगे। 1% का जो भी मान आएगा उसमें हम 100 से गुना करेंगे, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 1% का मान कितना हो जाएगा तो 16.5 हो जाएगा। इसमें 100 से गुना करेंगे तो 1650 हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 85 का सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है आपके सामने कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 3 प्रकार के बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए कौन सा यहाँ पर किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं संप्रदान बिल्कुल सही जवाब। संप्रदान के लिए क्या होता है तो को के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। संपोधन के लिए हे अरे अजय, अधिकरण के लिए मैं पे, पर कर्म के लिए को, यानी राम ने रावण को, तो जो को है वो कर्म कारक है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 88वां प्रश्न आपके सामने दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, व्यवधान के यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 88वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट व्यवधान मतलब कि बाधा डालना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई आधार ना हो तो इसको निराधार कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में कितना स्वर होते हैं तो 11 होते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 91वां प्रश्न है कि काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है तो पराधीन होना। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है आपके सामने कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद कीजिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है तो अति जोर आचार बराबर अत्याचार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर 93वां प्रश्न है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रियदर्शी इसमें से कौन सा सही लिखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं प्रियदर्शी ये बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है आपके सामने सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है कि द मैन फेल्ट इनस्टेड आफ्टर द क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 94वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फ्लाइट बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है
सोबर, सोबर मतलब होता है सीधा साधा, इसका आपको साइनोनिम से बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो काल्म, काल्म मतलब क्या होता है, तो शांत, सीधा साधा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आइटम्स बताना है कि फाइट साइड ऑफ, टू फाइट साइड ऑफ, इसका सही अर्थ क्या होगा। बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टू ट्राई यू अवॉइड समथिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है आपके सामने। सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड बताना है। ये कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कनंड्रम, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो वर्ड है फेक, फेक का आपको एंटोनिम्स बताना है। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जेन्यून हो जाएगा। फेक मतलब कि जो फेक है और जेन्यून मतलब जो सही है, रियल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 99वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है कि ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। बताइए इसको पैसिव में, तो देखिए ही है जो कि सब्जेक्ट है, ओपन है जो कि वर्ब है, टू डोर है जो कि ऑब्जेक्ट है, और ये एक्स्ट्रा वर्ड है। तो यहीं तक हम पहले चेंज करेंगे और लास्ट में इसको रख देंगे। तो यहाँ पर द डोर है जो कि सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो द डोर हो जाएगा। ओपन है जो कि सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो द डोर है जो कि सिंगुलर है, इसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। देखेंगे वाज किस में तो ए और डी में है। तो यहाँ पर ये एक खत्म हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब के बाद से V3 होता है। यहाँ पर देखिए ओपन दिया गया, यहाँ पर ओपनड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द डोर वाज ओपनड बाई हिम फॉर हिज मदर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न। यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा, इसको चुनना है। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हम देख लिए। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर वीडियो देखना है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।